करने जा रहे हैं यूपी के सबसे बड़े गैंगस्टर के बारे में, जिसके बेटे को 13 अप्रैल को यूपी में झांसी ज़िले में यूपी पुलिस द्वारा इनकाउंटर कर दिया गया और कुछ दिन बाद अतीक अहमद और उसके छोटे भाई अशरफ अली को 15 अप्रैल को मीडिया के सामने ही 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस देश में कई तरीके के लोग रहते हैं। अब हमको और आपको सोच विचार करना पड़ेगा कि बिगेस्ट फेल्योर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इसे बोला जाए या गैंगस्टर के मरने की खुशी मनाई जाए। ये आप पे और हमारे पे डिपेंड करता है, आप क्या सोचते हैं और हम क्या सोचते हैं। मैं तो कन्फ्यूज हूँ कि सेलिब्रेट करूँ या लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करूँ, और इस चीज़ को लेकर पढ़ना शुरू किया और खोजना शुरू किया और पाया कि अतीक अहमद, जिस पर 17 साल की उम्र में ही मर्डर का आरोप लगा हो, वह आदमी 5 बार चुनाव जीतकर लीडर कैसे बन सकता है। क्यों लॉ ब्रेकर लॉ मेकर बन रहे हैं। आप इमेजिन करिए, इतना ज़्यादा केस आपके ऊपर चल रहा है और फिर उसके बाद आपके केस को हटाने के लिए आप पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं और फिर उसके बाद जीत के आप सारा अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। यह कैसे संभव हो रहा है। पॉलिटिक्स से कैसा कनेक्शन है क्राइम का, और इसकी शुरुआत कैसे और कब कहाँ हुई। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे गैंगस्टर हीरो बनते हैं और लीडर बनते हैं और आसानी से बच जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, कौन है अतीक अहमद। अतीक अहमद का नाम मैं इस वीडियो में इसलिए ले रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन इसके बारे में यूपी में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो बात करते हैं। अतीक अहमद को यूपी का फर्स्ट गैंगस्टर बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर फर्स्ट गैंगस्टर एक्ट लगा था। पहला केस इस आदमी पर सिर्फ 17 साल की उम्र में लगा था और यह सीधा मर्डर का केस था। कोई चोरी का, डकैती का, लूटमार का नहीं था, यह सीधा मर्डर का केस था। शुरुआती में यह आदमी कोयला बेचता था और पैसा कमाने लगा। फिर धीरे धीरे सरकार को धमकाने लगा। जब आदमी के पास ज़्यादा पैसा होने लगता है तो वो ऊपर उड़ने लगता है। कोई कोई होता है अपना देखता रहता है। अब ट्रेन के पार्ट बनाने का काम अपने फेवरेट बिजनेसमैन को ही देने लगा, और सरकार को धमकी दिलवा के, ताकि इनलीगल चोरी को लीगल चोरी कैसे कर सके। उसी टाइम प्रयागराज में एक गैंगस्टर हुआ करता था जिसका नाम था चांद बाबा। पुलिस भी डरता था एक्शन लेने से। उस समय सरकार एक गैंग को मात देने के लिए दूसरे गैंग को आपस में भिड़ा देता था और फिर लास्ट में आके अपना केस सॉल्व करता था। अतीक अहमद बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया इसी कारणों से। फिर कुछ समय बाद अतीक अहमद को पुलिस हिरासत में ले लिया और दिल्ली से एक कॉल आया और अतीक अहमद छूट गया। तब उसने पॉलिटिक्स का वैल्यू समझा और चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1989 में वो पॉलिटिक्स में उतरा और जीत गया, और यह 5 बार जीता और अब और ज़्यादा तबाही लाना शुरू कर दिया। आज तक उसके अगेंस्ट 100 से ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं। मर्डर के, किडनैपिंग के, फिरौती के, साजिश का सारा शामिल है। 2004 में उसने सांसद का चुनाव लड़ना चाहा। उसने सोचा कि और आगे बढ़ें और अपने भाई को विधायक का सीट दिया, पर सपा के एक कैंडिडेट राजू पाल नाम से जो विधायक का सीट जीता, उसे 4 दिन बाद, जीतने के 4 दिन बाद ही गोली से मारकर हत्या कर दी गई और 19 गोलियों से मारा गया। वह घर जा रहा था स्वतंत्रता दिवस मनाने। से अतीक अहमद का डाउनफॉल शुरू हुआ। 3 साल के लिए राजू पाल केस के लिए जेल में रखा गया। वहां से भी क्रिमिनल एम्पायर को मैनेज किया करता था। इलाहाबाद के जेल में रहकर वह यह काम किया करता था और बहुत सारे कर्मचारी डरा करते थे। 2017 में उसे देवरिया शिफ्ट किया गया। इस कारण शिफ्ट किया गया कि अब वह कम कर देगा, बंद कर देगा, पर वहाँ से भी गुंडागर्दी किया करता था। वहाँ पर मोहित जायसवाल नाम के एक बिजनेसमैन को किडनैप किया और प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करवा लिया। काम जेल में हुआ। जज इसका केस सुनने से डरते थे और 10 हाई कोर्ट के जज ने तो इसका बेल केस सुनने से ही मना कर दिया। ये अपना नाम वापस ले लिए 10 हाई कोर्ट के जज। उसके बाद उसे बरेली, इलाहाबाद, साबरमती जेल में घुमाया जाता रहा। यूपी पुलिस कहती है कि अतीक अहमद का कनेक्शन आईएसआई और लश्कर तैयबा से है, और अतीक अहमद ने कॉन्फ्रेंस में भी यह कहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद इन्वेस्टिगेशन जारी था और
अतीक अहमद को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर उसे और उसके भाई को गोली मार दी जाती है 3 आदमी द्वारा। सेकेंड पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। कुछ सवाल जो हमारे सिस्टम के लिए हैं और कुछ मीडिया के लिए हैं। अतीक अहमद को, पहला क्वेश्चन यह है, अतीक अहमद को मारने के लिए जो गन यूज हुआ अक्सर पाकिस्तान में पाया जाता है और यह तुर्की में बना इम्पोर्टेड वेपन्स है। 3 लोगों को जेल में क्यों डाला गया? ये जो 3 लोग हैं इनके ऊपर 10 साल पहले से ही केस हो रहा है। 3 लोगों को यह इम्पोर्टेड गन कहाँ से मिला? उन्होंने सरेंडर, 3 लोगों ने जो थे सरेंडर क्यों किया? एग्जैक्ट टाइम कैसे पता चला कि अतीक अहमद का मेडिकल होने वाला है? पुलिस अतीक अहमद के पास आने क्यों दिया उन लोगों को? क्या इसके लिए किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का हाथ हो सकता है? आप कमेंट में बता सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस बात को कवर किया है। नेशनल मीडिया इसको दबाया क्यों और इसके बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की? तह तक क्यों नहीं जा रहे हैं मीडिया वाले? अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, क्राइम एंड पॉलिटिक्स। इस पर बात कर लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कोसों दूर होने चाहिए, पर ये दोनों आपस में ज्वाइन कैसे हैं? डाटा के आधार पर बात करें तो 2014 के पहले 24% पार्लियामेंट लीडर के ऊपर क्रिमिनल केस था, जो 2019 में 43% से ऊपर हो गया। अपने संविधान में यह नहीं लिखा गया है कि किसी बेसिस पर पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। कोई भी केस पेंडिंग हो और इलेक्शन लड़ सकता है। 2014 में 2200 NGO ने इलेक्टोरल रिफॉर्म किया और पाया कि क्रिमिनल को 3 गुना जीतने का चांस होता है, नॉन क्रिमिनल को 3 गुना कम। जैसे हम बात कर सकते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल है उसको जीतने का चांस 13% है और नॉन क्रिमिनल जो साधारण आदमी है उसका जीतने का चांस 5% है। यह इस कारण से ज़्यादा है क्योंकि भारत में पढ़े लिखे लोग भी जाति धर्म देखकर वोट करते हैं और बिना पढ़े लिखे लोग तो 2 टाइम खाने को देखकर और दारू पाकर वोट करते हैं। एक लॉजिक और है, क्रिमिनल का नाम लोगों को पता होता है, परंतु नॉन क्रिमिनल मतलब जो अच्छा आदमी होता है उनका नाम कोई सुना भी नहीं होता, इसलिए उसको वोट देना नहीं चाहते। 1950 से ही लोग बूथ कैप्चरिंग करते थे और बहुत दिनों तक यही चला, जिससे ज़बरदस्ती बूथ पर जाकर कुछ गुंडे भेजकर या किसी तरह वोट डलवा कर आते थे। 1999 में EVM आने से पहले ये सब हुआ करता था। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ भी दबाव में वोट पड़ता है तो आप सी-विजिल ऐप पर कंप्लेन कर सकते हैं। इलेक्शन के लिए पैसे चाहिए, कैंपेनिंग होती है, रैलियाँ निकलती हैं और क्राउड को खाना, दारू, मीट खिलानी पड़ती है। यह सारा पैसा कहाँ से आएगा? 1969 तक ये सारा पैसा कारपोरेट डोनेशन से आता था। फिर 1969 का सरकार ने लॉ में चेंज लाए और कारपोरेट फंडिंग रोक दिया। फिर क्या हुआ? काला धन का प्रयोग होने लगा और यह पैसे क्रिमिनल से लिया जाता था और उसे सपोर्ट किया जाने लगा और सिलसिला आज तक चला आ रहा है। और बहुत सारे क्रिमिनल क्राइम करके पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं और फिर उसके बाद अपना केस सब ख़त्म कर देते हैं। ये बहुत सारे लोगों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आप भी कुछ कर नहीं सकते, सरकार ही कर सकती है और सरकार वही क्रिमिनल लोग चला रहे हैं। और फोर्थ पॉइंट, एक्शन अगेंस्ट क्रिमिनल। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन सुनाया कि कॉन्विक्ट ऑफिशियल को 6 साल तक केस नहीं लड़ सकते, लेकिन पहले केस दर्ज होगा, फिर केस प्रूफ होगा, फिर 6 साल तक बाहर रखा जाएगा और यह सिर्फ 6 साल तक, और उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है ये परमानेंट कर देना चाहिए। क्या यह सही है? आप कमेंट कर सकते हैं। 2020 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने सारी पार्टी को मैसेज दिया कि अगर आप किसी कैंडिडेट को चूज करते हैं जिस पर केस दर्ज है तो उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों उसी को चूज किया जा रहा है। अगर आपके एरिया में इलेक्शन होने जा रहा है तो माई नेता MYNETA.info इन्फो पर जाएं और नेता का सारा क्रिमिनल केस जान पाएंगे। आपको हमेशा अच्छे लोगों को चुनना होगा। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद और अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करिएगा।